को ये क्वेश्चन नंबर 7वां को हल करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भैया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक भैया, देखो क्वेश्चन नंबर 7वां है, हम इसको हल करते हैं, थोड़ा अच्छे से समझो तो समझ में आएगा। ठीक भाई, उससे पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ यार, नया यूट्यूबर हूँ, थोड़ा मुझे भी सपोर्ट करो। वो भी मैं अच्छा काम कर रहा हूँ यार, पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 7वां भैया, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक, कहने का मतलब जो विषम पूर्णांक होता है, हमें मतलब दर्शाइए कैसे विषम पूर्णांक होता है ये समझ लीजिए। पहले ये समझ लो भैया, हमारा देखो हल यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हल लिख लेते हैं। हल क्या दिया हमें, 6q दिया है +1 दिया। ठीक, दूसरा क्या दिया 6q+3 दिया। ठीक, ये होता है। तीसरा क्या दिया 6q+5 दिया है। हमें दर्शाइए कि ये विषम है या नहीं है। तो देखो भैया ये क्या दिया 6, हमें क्या दिया, देखो अच्छे से समझो, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे वैसे पढ़ाते हैं, वैसे नहीं, आप लोग को सिर्फ समझ में आना चाहिए। 6 हमारा क्या है, ये देखो अगर हम इसमें a बराबर कर दें तो ये हमारा भाज्य हो जाएगा। ठीक, ये 6 हमारा भाजक हो जाएगा, ये भागफल, ये प्लस शेषफल होता है। ठीक, यही तो हो जाएगा, समझ में आया। तो हमें क्या करना है, देखो माना, देखो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक भैया, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, समझ में आया यहाँ तक, कोई धनात्मक पूर्णांक ए अपने से मान लो। ठीक, ए की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि फार्मूला हमारा होता है, क्योंकि ए देखो फार्मूला हमारा क्या होता है, देखो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू होता है ना, फार्मूला प्लस आर होता है। ए हमारा भाज्य होता है, बी हमारा भाजक होता है, क्यू हमारा भागफल होता है, आर हमारा शेषफल होता है। कहने के बाद समझ में आया। तो हमें बी बराबर क्या मिल गया भैया, बी बराबर हमें 6 मिल गया। ठीक, कहने का हमारा सूत्र क्या है, देखो 6 बी ये दिए ना। अगर इसको ए बराबर हम मान लें, ये बराबर इसको मान लें ए बराबर, तो हमें बी बराबर 6 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है ना। तो ये मिल रहा है, देखो ए बराबर बी बराबर हमें क्या मिल रहा है 6, हमें क्या मिला है, जो हमारा भाजक है हमें क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। ठीक, समझ में आया यहाँ तक। तो देखो भैया, और तो हमें एक उसमें वो लगता है, मतलब एक रूल होता है कि हमारा क्या होता है रूल भैया, जहाँ देखो ए जो है, ए हमारा जो होता है वो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक, समझ में आया। जीरो जो है भैया वो हमारा r के बराबर हो सकता है, और r से मतलब 0 जो है हमारा r के बराबर भी हो सकता है और r से छोटा भी हो सकता है। लेकिन हमारा जो शेषफल होता है, r हमारा क्या शेषफल होता है, r शेषफल होता है। तो ये बताइए भैया, शेषफल हमारा जो होता है भैया वो हमेशा r से बड़ा होता है। ठीक, सॉरी यार, जो शेषफल हमारा होता है वो हमेशा b से बड़ा होता है, कहने का मतलब भाजक से हमेशा बड़ा होता है। ठीक, हमेशा भाजक से बड़ा होता है। तो कहने का मतलब b की वैल्यू यहाँ पे लिया, तो हम मान लेते हमारा, देखो b क्या है इसमें 6 है, तो हम 6 मान लेते। ठीक, शेषफल हमेशा देखो, अभी देख लो, तुमको एक उदाहरण मान लीजिए 2 से भाग कर देंगे, 23 में भाग कर दो। ठीक, 3 से करो, 3 7 21 हुआ। देखो तो शेष इसमें 2 आ गए। देखो ये हमारा b की वैल्यू निकल आया, यही तो लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 2 प्लस r बराबर 7 गुणे 3 गुणे 7। हाँ देखो 3 गुणे 7 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। समझ में आया भैया। तो देखो आप इन्हें देखो, ये हमारा जो है 2 है, जो शेषफल r है हमारा b से छोटा है कि नहीं छोटा, कहने का मतलब b से छोटा है ना। 2 शेषफल जो है r से मतलब ये b से छोटा है, कहने बड़ा है, सॉरी बड़ा है। b से हमारा शेषफल हमेशा छोटा होता है, यही दिया देखो। ठीक, शेषफल से r हमारा छोटा रहता है हमेशा। समझ में आया यहाँ तक। तो देखो क्यों हमारा कोई पूर्णांक है। ठीक, तो हम क्या r बराबर शेषफल बराबर क्या मान लेते हैं, देखो शेषफल हम मान लेते हैं, माना देखो यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा भैया, हम 1 मान सकते, 0 मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, लेकिन 6 नहीं मान सकते, क्योंकि हमें ये टोटल 5 तक ही ज्ञात करना है।
r बराबर 5 दिया है, तो हमें उससे छोटा ही तो रहता है ना, तो हमें 5 तक ज्ञात करना है। ठीक, समझ में आया भैया? तो देखो, तो हम लेते हैं, देखो ये हम इस हमारे फार्मूला क्या होता है, देखो a बराबर b क्यू प्लस r होता है। ठीक, तो हम लेते हैं। ठीक भैया, समझ में आया? तो हम जब a बराबर ले लेंगे, देखो a बराबर जब 0 लेंगे, a बराबर जब 0 लेंगे तो क्या, b बराबर क्या दिया, 6 दिया। ठीक, 6 दिया है। जब 6 क्यू प्लस r बराबर हम 0 पहले ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6 आ जाएगा। जब 6 आएगा तो ये हमारा क्या है, सम है। समझ में आया भैया? ये हमारा सम है। ठीक, समझ में आया? 0 लेने पर हमें सम मिल गया। अब 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a बराबर जब हम 6 क्यू r बराबर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगी। ये हमारा एक विषम पूर्णांक है। ठीक भैया, ये क्या है, विषम है। ये तुम्हें लिखने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये हमें क्या हो जाएगा, ये विषम पूर्णांक हो जाएगा, विषम पूर्णांक है। ठीक भैया, समझ में आया? समझ में आया भैया? विषम पूर्णांक। ठीक, अब देखो 6 क्यू, अब a बराबर अगर हम 6 क्यू प्लस 3 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा कि नहीं, 6 2 8। मान लीजिए कोई भी विषम एक क्यू भी बराबर अगर कोई वैल्यू रख दे, 1 2 3 कुछ भी रख दो, तो इसमें गुणा करने मान लो 2 रख दे, 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ देंगे तो 14, ये सम हो जाएगा। अगर एक भी रखते 6 कम 6 6 2 8, कहने का मतलब ये हमारा सम ही रहेगा। अगर क्यू की भी वैल्यू रख देंगे, कहने का मतलब ये सम रहेगा। ठीक भैया, समझ में आया? अगर a बराबर हम 6 क्यू प्लस 3 रख दें तो क्या हो जाएगा, 9, ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक भैया, ये विषम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर देखो यहाँ पे, देखो यहाँ भी कोई संख्या रख, एक भी रख देते, 6 कम 6 6 3 9 हो जाएगा, 2 भी रखते 6 दूनी 12 3 15, ये विषम ही रहेगा। कहने को मतलब हमें विषम दर्शाना था तो ये विषम ही रहेगा किसी भी सिचुएशन में। ठीक, समझ में आया भैया? तो अगर हम देखो, अगर हम a बराबर भैया 6 क्यू प्लस 4 रख देंगे तो 6 4 10, ये हमें क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएगा भैया, सम है। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? देखो इधर ले लेते हैं, अगर हम a बराबर 6 क्यू प्लस 5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 5 11, कहने मतलब ये विषम पूर्णांक रहेगा। तो हमें विषम पूर्णांक सिर्फ लेना था ना, तो हमारा विषम वाला कौन सा है, एक पहला होगा। देखो ये एक विषम है, एक ये विषम है, एक ये, कहने का मतलब ये हमारा विषम पूर्णांक है। ठीक, कहने का मतलब एक, देखो यहाँ से देखो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। ठीक, विषम, एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यही आंसर है हमारा। ठीक, अगर आंसर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। ठीक भैया, देखो भैया क्वेश्चन नंबर 8वां हमें अच्छे से पढ़ना है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको एक एक सवाल अच्छे से समझ में आए। ठीक भैया, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, देखो किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अधिकतम संख्या जिसमें है, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक भैया, समझ में आया? अगर हमें भी कभी भी अधिकतम संख्या दे दिया तो समझ लीजिए कि हमें मार्चा निकालना है। ठीक भैया, तो देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हल लिखते हैं सबसे पहले। ठीक भैया, ये हल लिख लिया। तो प्रश्नानुसार क्या है भैया, प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार आर्मी की टुकड़ियों की संख्या 2 समूह है। ठीक, आर्मियों की टुकड़ियों की संख्या दो समूह, एक ये समूह एक दो समूह। तो हम लिख लेते हैं, देखो आर्मी की टुकड़ियों की संख्या जो है, संख्या क्या है भैया, संख्या 2 समूह है। ठीक, 2 समूह है, समझ में आ रहा है? ठीक भैया,
तथा स्तंभों की संख्या समान है। देखो दोनों समूहों की संख्या समान है, तो यहाँ पे लिख लो तथा स्तंभों की संख्या समान है। ठीक भैया, समझ में आया यहां तक? देखो भैया अब क्या देखो, आर्मी की पहली टुकड़ी की संख्या क्या है, देखो पहली टुकड़ियों की संख्या जो है भैया, देखो पहली टुकड़ियों की संख्या क्या है 616, ठीक है। तो दूसरी क्या दिया भैया 32 दिया है। तो हमें क्या ज्ञान, अधिकतम संख्या क्या है। तो अधिकतम संख्या कभी भी हो जाए भैया, तो देखो प्रश्नानुसार क्या दिया, प्रश्नानुसार दिया है अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें HCF को ज्ञात करना होगा, HCF ज्ञात करना होगा। ठीक, ठीक भैया, समझ में आया? यहां तक समझ में आया भैया? देखो अब HCF ज्ञात करने, तो हमें इस चैप्टर में यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके हल करते हैं ना। तो हमें देखो पहली संख्या क्या दिया है, देखो 616 दिया है ग्रेटर देन 32। ठीक, कहने का मतलब 32, 616 बड़ी संख्या है, 32 छोटी संख्या है। तो हमें क्या करना है भैया, 32 से 616 में भाग करेंगे। तो देखो 32 भागे 616, इसमें भाग करेंगे कितना बार जाएगा भैया, ये 19 बार जाएगा, 19 बार। तो ये 19 बार यहाँ लिख लेते हैं। देखो अब 19 से गुणा कर, 19 दून 38, 38 की 8, हासिल आवा 3, 19 को 38 57, 57 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 57 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10 की 0 5 1 60 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक? अब देखो घटा देंगे 608, 616 ज्यादा ना, यहाँ तक भाग जाता है। तो 16 में से 8 गए, 8 आ जाएगा। ठीक, 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो ये 16 हो गया। अभी देखो 0 में से 0 गया, करने को 0 0 8 बच गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तो हम इसको लिख लेंगे। देखो भैया क्या लिख लेंगे भैया इसको हम, देखो फर्स्ट चरण, मतलब फर्स्ट चरण लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय। ठीक भैया, ऐसे लिख लेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय। ठीक भैया, देखो यहाँ पे जब लिख लेंगे तो फर्स्ट चरण में क्या है, हमें हमारा क्या है, ये क्या है भाज्य क्या है 616 बराबर, हमें भाजक क्या है 32 लिख लिया, और गुणे भागफल होता है, भागफल क्या है 19 दिया है, और शेष फल क्या दिया भैया 8 दिया, ये दिया। देखो शेष फल हमारा 0 के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा वो मासा है। लेकिन इसमें क्या दिया है, आर हमें क्या दिया भैया, आर नॉट इक्वल 0, तो हमारा ये शेषफल नहीं, तो हमें परिमेय का दूसरा प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये वाला, ये जो 8 शेष बचा है, इसी से हम 32 में भाग कर देंगे। ये जो अभी जो भाग किया इसमें से कर देंगे। हर रूल ऐसा ही चलेगा जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा। ठीक, जब 32 जाएगा तो 8 चौक 32, 4 बार में गया 32 में गया 0। अभी देखो 0 आ गया तो हम दूसरा चरण लिख लेंगे। देखो यहाँ पे लिख लेंगे, ये पहला है और दूसरा चरण, देखो ये हमारा दूसरा चरण हो जाएगा। क्या है, देखो हम किसमें 32 हमारा भाज्य को पहले लिखते हैं, 32 हमारा भाज्य होता है, इसके बाद बराबर करते हैं, फिर भाजक जिससे हम भाग करते हैं। ठीक, 8 गुणे भागफल क्या ये 4, शेष फल क्या है भैया 0, ये शेष फल 0। अभी देखो हमारा शेष फल आर बराबर कितना आ गया, शेष, ये फार्मूला पता होगा ना भैया, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखो हमें अगर r बराबर 0 मिल गया, तो हमारा b वाला ही मासा होता है। ठीक, तो देखो r बराबर इसमें 0 है, देखो यहाँ लिख लो r बराबर 0 है, इसलिए इसमें भाजक ही मासा है। भाजक कितना 8 है,
तो 8 निकल जाए भैया, यही हमारी अधिकतम संख्या है, यही 8 ही अधिकतम संख्या है। ठीक, समझ में आया भैया यहाँ तक? यही आंसर है। ठीक, अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक भैया, देखो भैया क्वेश्चन नंबर 9 को हल करने से पहले भैया आप अच्छे से हल करो, और आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो, बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक, समझ में आया? देखो 9 क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक, समझ में आया भैया? तो हम इसको सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेते हैं। ठीक, हल लिख लिया भैया। देखो तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, मान लेते हैं अपने से, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है भैया? x है। ठीक, समझ में आया? तो x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? मान लीजिए x है या तो 3q हो जाएगा, m के बराबर 3q, और दूसरा क्या हो जाएगा? जो q है 3q+1 हो जाएगा। ठीक भैया, ये हुआ। तो हमें क्या करना है? यूक्लिड वर्ग करना, मतलब वर्ग, पूर्णांक वर्ग का किसी m के लिए 3m इतने के रूप में होता है, तो वर्ग करना था। तो देखो सबसे पहले हम इसको करते हैं, x बराबर 3q ले लेते हैं। ठीक, तो दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। देखो दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, ठीक भैया, वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा? देखो x का स्क्वायर करेंगे तो x² आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 3 3 का, देखो ये 3q का स्क्वायर कर देंगे। ठीक भैया, ये हो जाएगा। तो बराबर क्या आ जाएगा भैया? x² बराबर 3 3 का 9 q² आ जाएगा। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? देखो यहाँ तक समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? देखो इसको क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम क्या कर सकते हैं? x² बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 को 3 गुणे 3q² लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ठीक भैया, ये लिख लिया। तो देखो हम यहाँ पे m बराबर 3q² मान लेते हैं। ठीक, अपने से। तो क्या हो जाएगा? देखो x² बराबर क्या हो जाएगा भैया? देखो 3 गुणे 3q² बराबर क्या है? m, ये। ठीक, समझ में आया? तो हम यहाँ पे m मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? x² बराबर हो जाएगा 3m हो जाएगा। ठीक, ये पहले हमें प्रूव्ड हो गया। ठीक भैया, अब दूसरा सिद्ध करना। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको? तो देखो हमें दूसरा प्रूव करना है। तो दूसरा क्या, हम x बराबर मानते हैं। देखो दूसरा यहाँ लिख लो तो और अच्छा। दूसरा क्या है? x बराबर हम मान लेते हैं 3q+1 मान लेते हैं। तो इसको दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। ठीक है, जब दोनों पक्षों को जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो x² हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 3q, ये q, ठीक, +1 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको? दोनों पक्षों को इसको भी वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये a+b का होल स्क्वायर बन गया। ठीक, मुझे क्या हो जाएगा? देखो x² बराबर जो हो जाएगा 3 3 का 9 q²। देखो ये क्या हो जाएगा? 3 3 का 9 a² मतलब 3 3 का 9 q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस 2ab होता है ना, a² + 2ab, तो 2 3 6 q हो जाए। a+b के रूप में मैं तोड़ रहा हूँ, आप समझ लेना। ठीक, ये हो जाएगा। समझ में आया भैया? यहाँ तक समझ में आया? अभी देखो तो क्या कर सकते हैं? देखो x² लिखा बराबर, देखो हम इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं ना, 3q कॉमन ले लिया भैया। थ्री कॉमन ले लेते हैं। ठीक भैया, देखो इसमें हम 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? इसमें बचेगा 3q² 3q² + 2q बचेगा, +1 बचेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको? इतना बचेगा ना। तो देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अभी देख लो। हम m बराबर मान लेते हैं 3q² + 2q, इतना बराबर हम m मान लेते हैं। ठीक भैया,
ये बराबर हम यम मान लें तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3 इतने बराबर यम रख देंगे प्लस 1। हमें ये लाना था, ये सिद्ध हो गया। ठीक भैया, यही हमारा आंसर है। पहला क्या है, देखो देखो पहला हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 3m है। दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 है। ठीक, ये हमें लाना था, सिद्ध हो गई, यही आंसर है। ठीक भैया, समझ में आया? समझ में आया हो